दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है और ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आप तो यहाँ जान ही रहे हैं कि जूनियर एडिट का कंप्लीट कोर्स तैयार करवाया जा रहा है और लगभग कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब इस समय यह अंतिम पड़ाव पर है। आपका कोर्स लगभग 2-4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इस समय मैं एक प्रैक्टिस सेट आपको दे रहा हूँ जो गद्यांश पर आधारित हो, क्योंकि गद्यांश पर आधारित एक प्रश्न आपका यहाँ से आएगा तो वह देखना ज़रूरी है और आपका अपने दिमाग से थोड़ा सा उसको क्रिएटिव भी बनाना है कि अगर कहीं गद्यांश इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम गद्यांश नहीं पढ़ेंगे, गद्यांश पढ़ेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। ये आपके सामने गद्यांश दिख रहा है, आप इस गद्यांश को बड़े आराम से पूरे इत्मीनान के साथ आप पढ़िएगा और पढ़ने के बाद तब फिर इसके नीचे जो प्रश्न दिया गया है उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। तो आइए गद्यांश का अब पहले जो प्रश्न शुरू हो रहा है वह क्या है, गद्यांश का मूल कथ्य क्या है। अब आपको ये बताना गद्यांश का मूल कथ्य क्या है। तो यह है डी, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो उसका यही समरी मिलेगा। दूसरा देखिए, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों के बनने की प्रेरणा किसने दी। तो 2 का आपका हो जाएगा सी, जापान के विनाश ने। 3 देखिए, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ। तो 3 का आपका हो जाएगा बी, जापान की अजेय शक्ति की पराजय से, ठीक है ना। आइए चौथा देख लिया जाए, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं। तो 4 का आपका हो जाएगा सी, अपना अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से। 5 देखिए, आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि 5 का आपका हो जाएगा बी, क्योंकि अधिकांश जनता और उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, ठीक है ना। चलिए 6 देखिए, इस गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है, क्या होगा गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ए, निशस्त्रीकरण। ये इसका सबसे अच्छा शीर्षक होगा। 7वां प्रश्न देखिए, व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है, इस वाक्य में आसन्न का क्या अर्थ है। तो 7 का आपका हो जाएगा ए, अवश्य घटित होने वाला को हम क्या कहते हैं, आसन्न विनाश की बात जिसे यहाँ हो रही है। हालांकि आसन्न का मतलब जो अभी तत्काल मतलब होने वाली चीज को ही हम आसन्न बोलते हैं, ठीक है। आगे 8, निशस्त्रीकरण से क्या तात्पर्य है। तो 8 का आपका हो जाएगा बी, आधुनिक शस्त्रों के परीक्षण, प्रयोग एवं भंडारण पर प्रतिबंध। 9 देखिए, निशस्त्रीकरण की योजनाएं क्यों बनाई जा रही हैं। तो 9 का आपका हो जाएगा ए, क्योंकि आतंकवाद और विश्व के सर्वनाश का भय बढ़ता जा रहा है। 10 देखिए, विश्व को सर्वनाश से बचाने के लिए कौन सी योजना सर्वाधिक प्रभावी हो सकती है। तो 10 का आपका हो जाएगा बी, निशस्त्रीकरण की योजना, ठीक है ना। अब इसके बाद आइए हम लोग दूसरा वाला ये आपका जो गद्यांश है इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको खूब ध्यान से पढ़िए। 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, क्यों जितने बार पढ़ेंगे उतनी बार बढ़िया रहेगा और आपके प्रश्नों का जवाब आपको मिलता जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक होगा, कौन सा शीर्षक होगा। तो आपका हो जाएगा 1 का सी, भारतीय दूरदर्शन की अनर्थकारी भूमिका, ठीक है ना। आइए दूसरा प्रश्न है, नई आर्थिक व्यवस्था से मजदूर दूरदर्शन
किस तरह से प्रभावित नई आर्थिक व्यवस्था से भारतीय दूरदर्शन किस तरह प्रभावित है। ये नीचे जो 4 विकल्प है इसमें से कौन सही आप बताइएगा। तो 2 का आपका सही है ए। हिंसा, यौनाचार, बलात्कार, अपहरण आदि मानव के हीन प्रवृत्तियों से संबंधित कार्यक्रमों का बाहुल्य हो चला है और यह सब पाश्चात्य मीडिया का ही असर है। ठीक है ना। तो 2 का आपका ये हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए इससे संबंधित, नई आर्थिक नीति का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या हो रहा है। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 3 का बी, ये वाला हो जाएगा। पाश्चात्य जीवन मूल्यों का विश्व के विकासशील देश में व्यापक प्रचार हो रहा है। चौथा देखिए, अर्थनीति के नए वैश्विक वातावरण से लेखक का क्या तात्पर्य है। तो 4 का आपका हो जाएगा सी, आर्थिक नीति में राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाकर उसका उदारीकरण, जिससे कोई देश अन्य किसी देश में व्यवसाय करने, उद्योग करने आदि आर्थिक कार्यक्रमों में स्वतंत्र हो। 5वां देखिए, समाज को शिव बनाने का प्रयत्न नहीं होगा तो समाज शव बनेगा ही। इस वाक्य के लिए से लेखक का क्या तात्पर्य है। तो 5 का आपका हो जाएगा डी। 5 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भारतीय दूरदर्शन अपने सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्श को भूलकर सामाजिक जीवन को विकृत कर रहा है। तो ये तो रहा आपका दूसरा गद्यांश। चलिए आप तीसरा गद्यांश पढ़िए। गद्यांश आपके सामने है, इसको पढ़ते चलिए। कहीं कहीं थोड़ा सा कट गया, उतना समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते चलिए आराम से और इसके बाद से इसके नीचे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, शासन और कविता की पहुंच में अंतर यह है कि एक व्यक्ति, अब आगे जो 4 विकल्प है 4 विकल्प आप बताएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, एक व्यक्ति के बाह्य व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, दूसरा आंतरिक व्यक्तित्व को। तो आइए इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। शासन मनुष्य को इसलिए संचालित कर पा रहा है। शासन मनुष्य को इसलिए संचालित कर पा रहा है क्योंकि, तो आपका हो जाएगा 2 का सी, लोभ और भय मनुष्य की वे कमजोरियां हैं जो सभी में समान रूप से पाई जाती हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, रेखांकित पंक्ति से लेखक का आशय है कि भक्ति, अब रेखांकित जो अंश है वह है भक्ति धर्म और रसात्मक अनुभूति है। तो इसी से संबंधित आपका ये तीसरा प्रश्न है। तो तीसरा प्रश्न कर रहा है, रेखांकित पंक्ति से लेखक का क्या आशय है। अब आप बताइए लेखक का क्या आशय है। तो आपका 3 का हो जाएगा बी, वह अनुभूति है जिसमें धर्म जैसा शुष्क विषय भी आनंददायक बन जाता है। चौथा देखिए, मनुष्य संसार के साथ तभी सामंजस्य स्थापित कर सकता है जब, आगे 4 विकल्प दिया है, कौन सही है। तो 4 का आपका हो जाएगा बी, जब वह पूर्ण जगत के साथ साथ प्रेम भाव की स्थिति में आ जाए, ये इसका सही उत्तर होगा। 5 देखिए, मनुष्य की काव्य योग साधना तब पूरी होगी जब वह, 5 का आपका हो जाएगा डी, 5 का क्या हो जाएगा, ये वाला डी, प्राकृतिक उपादानों की रक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर समझने लगेगा। ठीक है, चलिए अब आप पढ़िए पैराग्राफ नंबर 4। पैराग्राफ नंबर 4 पढ़िए और यहाँ से उन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया जाएगा। आराम से पढ़ते चलिए।
वीडियो को रुक रुक करके पढ़ते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आ जाइए प्रश्नों के उत्तर में। आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार 2 बार जितना हो सके। पहला प्रश्न है, इस अवतरण से लेखक के विषय में यह पता चलता है कि, क्या पता चलता है? तो आपका ए का हो जाएगा बी, कि वह भारत पर ब्रिटिश प्रभाव का परीक्षण निष्पक्षता से करता है। दूसरा देखिए, लेखक कहता है कि पश्चिमी विचारों ने मार्ग प्रशस्त किया है। तो 2 का आपका हो जाएगा डी, हिंदू धर्म में सुधार का। तीसरा देखिए, यह अंग्रेजों द्वारा भारत को दिए गए महान लाभों में से एक नहीं है। तो 3 का आपका हो जाएगा डी, इसने रूढ़िवादिता और आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया। चौथा देखिए, राजा राममोहन राय के व्यक्तित्व की पहचान की जाती है, कैसे की जाती है? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, विभिन्न धर्मों के समीकरण से। किससे? विभिन्न धर्मों के समीकरण से होता है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके बाद आइए गद्यांश नंबर 5, इसको आराम से पढ़िए और पढ़ने के बाद जो नीचे प्रश्न दिया हुआ है इसका उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, सभ्यता का अभिप्राय है, यानी सभ्यता का क्या अभिप्राय है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण। और इसके बाद आप दूसरा प्रश्न देखिए, संस्कृत का अभिप्राय क्या है? संस्कृति का क्या अभिप्राय है? तो 2 का आपका हो जाएगा डी, मानव की आत्मिक उन्नति एवं संवर्धक आंतरिक गुण को हम क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। संस्कृत सभ्यता से इस रूप में भी भिन्न है कि संस्कृति। तो 3 का आपका जो विकल्प दे रखा दोस्तों, यह है आपका 3 का सी, ये सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है। चौथा देखिए, संस्कृत का मूल स्वभाव है कि वह 4 का आपका हो जाएगा सी, आदान प्रदान से बढ़ती है। 5 देखिए, मानव की मानवीयता इसी बात में निहित है कि वह 5 का आपका हो जाएगा डी, अपने मन से विद्यमान विकारों पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करे। तो इस तरह से 5 गद्यांश और उसके प्रश्नों का हल हम लोग पढ़े। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी पुश कर दीजिए ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।